हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो 7 नवंबर को स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चंस जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा हमें सेंड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आपातकाल कब लगा। तो हम आपको बता दें कि भारत में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। सबसे पहले लगा था 1962 में, इन वार विथ चाइना। ठीक है, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब। सेकेंड टाइम लगा 1971 में, इन वार विथ पाकिस्तान। और थर्ड बार लगा 1975 में। आपातकाल जो है, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन से आर्टिकल के तहत आपातकाल लगाए जाते हैं? तो 352, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो 352 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में लगाया जाता है स्टेट इमरजेंसी। और 360 में लगाया जाता है फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हमने आपसे कहा था अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आप फॉर्मूले जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। तो देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। जब भी हम किसी द्रव में किसी वस्तु को आंशिक या पूरी तरह से डुबोते हैं तो हमें वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। और वो जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। जो वस्तु द्वारा द्रव हटाया जाता है उसके भार के बराबर होती है। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? कि जब भी हम किसी द्रव में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो वस्तु के भार में हमें कुछ कमी प्रतीत होती है। और वो कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं। तो देखिए, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं। पराबैंगनी किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जो पराबैंगनी किरण है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी हो एवं एक्स किरण से अधिक कोमल हो। ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं कि जिनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी हो और एक्स किरणों से ये अधिक कोमल हो। ठीक है, ये होती हैं पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन पूछा, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, हमने एक वीडियो बनाया था साइंस का, उसमें बताए भी थे न्यूटन के तीनों नियम। तो देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बंदूक से निकली गोली। जब भी हम बंदूक से कोई गोली चलाते हैं तो वो बंदूक जो है हमें पीछे की ओर धकेलती है। ठीक है, तो बंदूक से जब गोली निकलेगी तो एक वो क्रिया हुई और बंदूक ने भी प्रतिक्रिया की जिससे कि पीछे हम धकेले जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, नाव द्वारा जब हम उतरते हैं, जब नाव से हम बाहर की ओर निकलते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पतली होने पर क्या होगा। तो ओजोन परत पतली होने से ओजोन क्षरण होने लगता है जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाएंगी। ठीक है, ओजोन परत पतली होने से क्या होगा
अगर अगर ओजोन परत जो है वो पतली हो जाएगी तो ओजोन क्षरण होने लगेगा, जिससे सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाएंगी। ठीक है। अब दोस्तों ये दूसरे अभ्यर्थी द्वारा हमें क्वेश्चन सेंड किए गए हैं। तो देखिए इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताइए। तो इन्होंने इसका जवाब दिया और जो भी इन्होंने सब्जेक्ट लिए थे वो इन्होंने बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, इंग्लिश में आपके पसंदीदा ऑथर कौन से हैं। तो इन्होंने इसका जवाब दिया विलियम शेक्सपियर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा कि विलियम शेक्सपियर की कोई दो बुक का नाम बताइए। तो विलियम शेक्सपियर की दो बुक हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन सी हैं। द कंप्लीट, तो विलियम शेक्सपियर की दो बुक हैं, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये एक बुक हो गई। और दूसरी बुक है ड्रामेटिक वर्क्स। कौन सी है। ड्रामेटिक वर्क्स। ये दो बुक हो गई विलियम शेक्सपियर की। फिर अगला इनसे क्वेश्चन पूछा, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी। क्या बनेगा, आई प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है। और दोस्तों बता दें कि अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में तो आप ट्रांसलेशन हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, ये सब जो है अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है। तो कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL। ठीक है। ये स्पेलिंग होती है COLONEL। ये होती है कर्नल की स्पेलिंग, यहाँ पर ये ओ है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि नई शिक्षा नीति क्या है। तो देखिए नई शिक्षा नीति क्या है हम आपको बताएं। तो जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। यानी कि जो इंटर तक की हमारी शिक्षा होगी वो 4 चरणों में विभाजित रहेगी। सबसे पहला जो चरण होगा उसे कहा जाएगा मूलभूत चरण। ठीक है। क्या कहा जाएगा, मूलभूत चरण। और इसमें क्लास 1 और 2 आएगा। ठीक है। जो मूलभूत चरण है उसमें उसे कहा जाएगा पूर्व प्राथमिक ग्रेड, और उसमें 1 और 2 आएगा। फिर जो दूसरा चरण होगा उसे कहा जाएगा प्रारंभिक चरण, और इसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक आएगा। ठीक है। और जो तीसरा चरण है उसे कहा जाएगा मध्य चरण, और मध्य चरण में क्लास 6 से 8 तक आएगा। और जो चौथा चरण है उसे कहा जाएगा माध्यमिक चरण, और इसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक आएगा। ठीक है। तो ये जो हमारी शिक्षा है वो इंटर तक में है, और इंटर तक अब 4 चरणों में होगा, 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। ठीक है। और हमने चरण भी आपको बताए, इसके 4 चरण होंगे, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेडिसिन में नोबेल अवार्ड किसे मिला। तो 2020 में मेडिसिन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है माइकल हाफ्टन को, चार्ल्स एम राइस को और विलियम हार्वे को। ठीक है। ये 3 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इससे संबंधित हमने ट्रिक्स भी बनाई है। तो ट्रिक्स क्या होगा, माइकल हाफ्टन राइस खाकर हार गए। क्या होगी, माइकल हाफ्टन राइस खाकर हार गए। तो माइकल हाफ्टन से हाफ्टन, राइस से हो जाएगा चार्ल्स एम राइस, और हार गए से हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, संसद तथा विधानमंडल में अंतर बताइए। तो आपको बता दें जो संसद होती है वो केंद्र सरकार की विधायिका है, और जो विधानमंडल है वो राज्य सरकार की विधायिका होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया था, इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, स्टेनोग्राफी क्या होता है? तो आपको बता दें, स्टेनोग्राफी जो है वो आंसू लिपि यानी शॉर्ट हैंड लिखने की एक विधि है, जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जाता है। शॉर्ट हैंड में लिखने की क्रिया जो है वो आंसू लेखन या स्टेनोग्राफी कहलाती है। क्या होगा? स्टेनोग्राफी क्या होता है? स्टेनोग्राफी जो है वो आंसू लिपि यानी शॉर्ट हैंड लिखने की एक विधि है, जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जाता है। शॉर्ट हैंड में लिखने की क्रिया आंसुलेपन यानी स्टेनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की नगदी फसल कौन सी है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो नगदी फसल है वो है गन्ना। ठीक है, गन्ना उत्तर प्रदेश की नगदी फसल है। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये कब से कब तक रहीं? तो ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहीं। कब से कब तक रहीं? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 के बीच में रहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही थे क्वेश्चंस आज के, जो कि हमें 2 अभ्यर्थियों द्वारा सेंड किए गए। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते जाएं वो हमें क्वेश्चन शेयर कीजिए, सेंड कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और व्हाट्सएप नंबर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि और भी अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू होना भी बाकी है, उन्हें उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।